तो 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स के 10वें दिन भारत की झोली में मेडलों की बारिश हुई। भारत को 3 गोल्ड बॉक्सिंग में मिले तो मेंस ट्रिपल जंप इवेंट में भारत ने गोल्ड और सिल्वर दोनों पर कब्जा जमाया। ये कॉमनवेल्थ इतिहास में पहला मौका है जब भारत के 2 खिलाड़ियों ने मेंस ट्रिपल जंप में गोल्ड और सिल्वर दोनों जीता है। पुरुषों की 10,000 मीटर रेस वॉक में संदीप ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। जेवलिन थ्रो में भी भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। इस तरह भारत ने 17 गोल्ड के साथ कुल 49 मेडल जीत लिए हैं। भारत के हिस्से 12 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं। और अब खबर चीन और ताइवान के जंग को लेकर। चीन और ताइवान की जंग खतरनाक स्थिति में पहुंचती जा रही है। अपने मिलिट्री ड्रिल के दौरान चीन ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया है। मिसाइल, युद्धपोत, फाइटर जेट्स के बाद अब उसने युद्धाभ्यास में ड्रोन्स को भी उतार दिया है। इसकी वजह से ताइवान की खाड़ी में तनाव की स्थिति भयावह हो चुकी है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। चीन की नौसेना और वायुसेना लगातार खाड़ी में युद्धाभ्यास कर रहे हैं। लगातार उनके जंगी जहाज और फाइटर जेट्स खाड़ी में बनी मध्य रेखा को पार करके ताइवान को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं। चीन ने पिछले कुछ दिनों में लगातार कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें ताइवान की ओर दागी। ये मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम हैं। मिसाइलों को ताइवान के उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम इलाकों की तरफ दागा गया था। वहीं चीन के नापाक हरकत के बाद जवाब ताइवान भी पीछे नहीं हट रहा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से लोकतांत्रिक ताइवान को बचाने की अपील की है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की अहम बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें राजस्थान समेत सभी राज्यों के सीएम, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के फुल टाइम मेंबर्स और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। हालांकि तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने बैठक का बहिष्कार किया, तो साथ ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी स्वास्थ्य कारणों के चलते बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक के एजेंडे में फसल विविधीकरण और तिलहन दालों और कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना शामिल है। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति, स्कूली शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उच्च शिक्षा का कार्यान्वयन भी, शहरी शासन समेत अन्य मुद्दे इस बैठक में शामिल रहे। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी तो टाइम पे पूरी होगी। और 13 जिले में जो है पीने का पानी भी है और 2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई भी है। और ये एरिया वहाँ जहाँ सरसों भी और दलहन तिलहन में काफी बड़ा प्रोडक्शन होता है। पूरा एरिया यही है, 13 जिलों को ये करीब समझ लीजिए आप, भरतपुर से लगा करके आड़ोसी तक। तो ये हमने कहा कि अगर मान लो जो आप खुद कहते हैं कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं भारत सरकार को इंपोर्ट करने में, तेलों को और दलहन तिलहन को, तो ये बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है एरिया। इसमें भारत सरकार को आगे आके राष्ट्रीय परियोजना घोषित करनी चाहिए। जो मांग मैं पहले करता आ रहा हूँ उसमें और इनकी खुद की बातों से मुझे बल मिल गया। जब उन्होंने खुद ने कहा कि 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं हमें इंपोर्ट करने में, तो फिर आप प्रायोरिटी उनको दीजिए एरिया को, जिससे कि ये एरिया आने वाले वक्त में बड़े रूप में, वैसे भी अभी नंबर 1 है सरसों के अंदर देश के अंदर हम लोग। तो ये बातें हुई वहां पर। और अब बात करते हैं जल जमाव की वजह से पानी में डूब रही एक गाड़ी की। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं एक वाहन पानी के अंदर पूरी तरह से डूबने वाला है। उसके आगे का वाइपर लगातार चल रहा है।
देखने से ये लग रहा है कि गाड़ी डूबने से पहले अंतिम सांस गिन रही है। हुआ यूं कि प्रदेश के मंत्री मुरारी लाल मीणा की बेटी निहारिका जोरवाल की गाड़ी पानी में फंस गई। उसके बाद काफी मशक्कत के बाद गाड़ी से बाहर मंत्री की बेटी को निकाला गया। निहारिका जोरवाल अपने घर मालवीय नगर जा रही थी। इसी दौरान उन्होंने अंडरपास में अपनी गाड़ी को उतारा। ठीक उसी समय चैम्बर खुलने से अचानक अंडरपास में पानी भर गया और निहारिका की गाड़ी इसमें फंस गई। तो आप एक बार फिर से तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरी गाड़ी पानी में धीरे धीरे समा रही है। जयपुर में इन दिनों अंडरपास में पानी भरने की घटना आम बात हो गई है। निगम की लापरवाही की वजह से जल जमाव की समस्या बरकरार है, जो खतरे से खाली नहीं है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मॉनसून में सांप निकलने और इंसानों को सांप काटने की घटनाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। राजधानी जयपुर में ही रोज 40 से 50 स्नैक रेस्क्यू कॉल सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट। मॉनसून में सावधान, बरसात में सांप निकलने की घटनाओं में इजाफा। बाहरी इलाकों में सबसे ज्यादा होता है सांप से सामना। एंटी वेनम की उपलब्धता कम, सावधानी बेहद जरूरी। सांप निकलने पर मारने की कोशिश पड़ सकती है भारी। मारने की कोशिश में हमलावर हो जाते हैं सांप। सांप दुनिया के सबसे खतरनाक जीवों में से एक है। सांप जिसे देखकर अच्छों की हालत पतली हो जाती है। पुरानी कहावत है कि जिसे एक बार सांप ने काट लिया वो जीवन भर एक रस्सी से डरता है। खैर, जितना सांप देखकर लोगों का डरना नॉर्मल है, उतना ही सच ये भी है कि सांप की कई प्रजातियां आज संकट में है। विशेषज्ञों के अनुसार 93% सांप जहरीले नहीं होते। एक बात और, जहरीले सांप भी केवल अपने बचाव में ही हमला करते हैं। दरअसल बारिश के कारण बिलों में पानी भरने से सांप भोजन और सूखे की तलाश में इंसानी घरों का रुख करते हैं। ये खास तौर पे रेनी सीजन में, क्योंकि जो बरोस है उसमें पानी वगैरह चले जाने से एनिमल से सारे बाहर आना चालू हो जाता है। इसके अलावा उनको रेनी सीजन में जितना फूड प्लेंटी में मिलता है, ये सीजन में ये लोग काफ़ी बाहर आ जाते हैं। हर वर्ष बरसात में सांप निकलने की घटनाओं में खासा इजाफा देखा जाता है। सांपों को अक्सर खतरनाक समझकर मार दिया जाता है, जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक सांप धरती पर मनुष्य से भी पहले से रहते आए हैं और इकोलॉजी में इनका बड़ा खास योगदान है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि हमारी संस्कृति में शुरू से ही सांपों को काफी पवित्र माना गया है और इनके संरक्षण पर जोर दिया गया है। लेकिन अफसोस, इंसान और सांप का एक दूसरे से डर उनकी मौत का कारण बन रहा है। बात अगर राजस्थान की जाए तो यहाँ सांप की 37 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से सिर्फ 4 ही खतरनाक होती हैं। लेकिन खतरनाक प्रजातियों की पहचान कैसे हो? राजस्थान में करीब 37 स्पीशीज़ हैं स्नेक्स की, जिसके अंदर 4 जहरीली है, बाकी जितनी मिलती है उनमें जहर नहीं है। और उन चारों के अंदर उनमें है कोबरा, करेत, सॉ स्केल्ड वाइपर और रसल वाइपर। ये 4 वेनमस स्पीशीज हैं। सांप देखकर घबराना स्वाभाविक है, लेकिन इन्हें मारने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए। आफत से निजात के लिए स्नेक रेस्क्यू टीम की मदद ली जा सकती है। न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि पूरे प्रदेश में वन विभाग के सहयोग से कई NGO स्नेक रेस्क्यू हेल्पलाइन चला रहे हैं।
राजधानी जयपुर में रोजाना 50 से ज़्यादा रेस्क्यू कॉल्स आ रही हैं और प्रदेश के कमोबेश तमाम बड़े शहरों में यही हालात हैं। वन विभाग ने हालात को कंट्रोल करने के लिए रेस्क्यू के एक्सपर्ट्स की हेल्पलाइन नंबर जारी करना शुरू कर दिया है। साथ ही लोगों को जागरूक करने की भी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि लोग गलत फहमी में सांपों को मारने की कोशिश करते हैं और उसी दौरान सांप अपने बचाव में इंसानों को काट लेते हैं। फिलहाल ज़रूरत है लोगों को जागरूक किया जाए और इन हालात को कंट्रोल करने के लिए वन विभाग के रेस्क्यू के साथ में जागरूकता कैंप भी आयोजित किए जाएं। कैमरा पर्सन यासीन के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।